दोस्तों, माधुरी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पीटी 365 अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं, ब्राहा क्षेत्रक। एफडीआई बनाम एफपीआई, भारतीय बाजारों पर प्रभाव। एफडीआई वर्सेस एफपीआई, एफडीआई बनाम एफपीआई, भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर प्रभाव। विदेशी निवेश के प्रकार और बाजार प्रविष्टि। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। रणनीतिक एवं दीर्घकालिक निवेश, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता वर्षों दशकों के लिए। एफपीआई विदेश पोर्टफोलियो निवेश, वित्तीय एवं अल्पकालिक निवेश, अल्पकालिक फोकस, दिनों महीनों के लिए। प्राथमिक बाजार प्रविष्टि, वास्तविक परिसंपत्ति, नए व्यवसाय स्थापित करना, कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना, कारखाने बनाना, रोजगार पैदा करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना। बाजारों पर प्रभाव इसका, पूंजी बाजार पर प्रभाव, स्थिर आधार, दीर्घकालिक विश्वास प्रदान करता है, 10 वर्षीय विकास हेतु पूंजी सुनिश्चित करता है, दैनिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं करता। मुद्रा बाजार और रुपये पर प्रभाव, स्थिर रुपया, निरंतर अंतर प्रवाह, दैनिक विनिमय दर पर कम प्रभाव। एफडीआई के लिए आरबीआई के हस्तक्षेप की आवश्यकता कम ही पड़ती है। सारांश, स्थिर विकास इंजन, रोजगार और जीडीपी। द्वितीयक बाजार प्रविष्टि, ये क्या होता है? शेयर और बॉन्ड, लाभार्जन के उद्देश्य से छोटी हिस्सेदारी खरीदना, मूल्य अंतर के लिए शेयर और बॉन्ड का व्यापार करना। इसका बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूंजी बाजार पर प्रभाव, उच्च अस्थिरता, तरलता प्रदान करता है, हॉट मनी, बाजार में तेज मंदी को संचालित करता है, तीव्र सुधार का कारक बनता है, जैसे 2025 की शुरुआत में देखा गया। मुद्रा बाजार और रुपये पर प्रभाव, रुपये में उतार चढ़ाव, अंतर प्रभाव, रुपया मजबूत होता है, बहिर्वाह, रुपया गिरता है, मूल्यवाह, स्थिति नियंत्रित करने हेतु आरबीआई प्रायः हस्तक्षेप करता है। सारांश, मार्केट मूवर, तरलता और अस्थिरता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुर्खियों में क्यों? जून 2025 में जारी आरबीआई बुलेटिन के अनुसार सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 96% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में, शासन एवं विनियमन, फेमा अधिनियम 1999, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी नीति 2020, विदेशी मुद्रा प्रवर्धन, गैर ऋण साधन नियम 2019। सकल और निव्वल एफडीआई, सकल एफडीआई क्या होता है? यह भारत की उत्पादक परिसंपत्तियों में विदेशी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया कुल निवेश है। निव्वल एफडीआई यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत से बाहर जाने वाले निवेश का अंतर है। विदेशी कंपनियों द्वारा प्रत्यावर्तन प्लस भारतीय कंपनियों द्वारा बाह्य एफडीआई। भारत में एफडीआई का तरीका, स्वचालित मार्ग, ऐसे निवेश के लिए सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। स्वचालित मार्ग से भारत में 100% एफडीआई की अनुमति वाले क्षेत्र, कृषि एवं पशुपालन, कोयला और लिग्नाइट तेल, प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड और मौजूद औद्योगिक पार्क, दूरसंचार सेवाएं, ट्रेडिंग व्यापार। वर्तमान में भारत में लगभग 90% एफडीआई स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आता है। सरकारी अनुमोदन मार्ग, सरकारी अनुमोदन मार्ग, ऐसे एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसे निवेश को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। भारत में एफडीआई के लिए निषिद्ध क्षेत्र, लॉटरी व्यवसाय, सरकारी निजी ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कैसीनो, चिट फंड, निधि कंपनियां तथा वे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं, परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन आदि। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह से संबंधित प्रमुख आंकड़े, बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। 2013-14 में 23.24 में 71, 24-25 में 81। एफडीआई प्रवाह, क्षेत्रवार रुझान 2024-25 का, व्यापार में 8%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16%, सेवा क्षेत्र में 19%। कुल एफडीआई का स्रोत, देशों की हिस्सेदारी 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 11%, मॉरिशस
17%, सिंगापुर 30%। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सुर्खियों में क्यों? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस वर्ष 1 अक्टूबर तक 2.02 ट्रिलियन रुपये मूल्य के नकद शेयरों की बिक्री की। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के बारे में ये किसी भारतीय कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं। पेड अप इक्विटी पूंजी से आश्रित शेयरों की बिक्री के बदले में कंपनी को शेयर धारकों से प्राप्त होने वाली राशि से है। हिस्सेदारी 10% सीमा से अधिक होने पर एफपीआई को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प अपनाना होता है: अतिरिक्त शेयरों का विनिवेश या स्वयं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना। एफपीआई से एफडीआई में पुनर्वर्गीकरण पर आरबीआई और सेबी द्वारा जारी फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें एफडीआई पर प्रतिबंध है, जैसे चिट फंड, गैम्बलिंग। विशेष रूप से भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों में होने वाले एफपीआई संबंधी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है। ऐसे निवेश के लिए भारतीय कंपनी जिसमें निवेश करना होना है उसकी भी सहमति आवश्यक होती है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए स्पेशल रूपी बोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने हेतु पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस कदम से रुपये में व्यापार निपटान में तेजी आएगी और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। अन्य संबंधित तथ्य: एसआरबीए व्यवस्था जुलाई 2022 में आरंभ की गई थी। इससे निर्यातकों और आयातकों को भारतीय रुपये में व्यापार का इनवॉइस बनाने या निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस तरह यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बोस्ट्रो अकाउंट वह बैंक खाता है जिसे कोई घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए अपनी घरेलू बैंक की स्थानीय मुद्रा में बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमेरिकी बैंक भारत में भारतीय स्टेट बैंक में रुपये में लेन देन हेतु खाता रखता है तो यह एसबीआई का बोस्ट्रो अकाउंट होता है। यह कैसे कार्य करता है? आयातकों के लिए, जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपये में भुगतान करता है तो राशि बोस्ट्रो अकाउंट में जमा हो जाती है। निर्यातकों के लिए, जब कोई भारतीय निर्यातक भुगतान प्राप्त करता है तो राशि बोस्ट्रो खाते से घटा डेबिट कर निर्यातक के नियमित खाते में जमा कर दी जाती है। नोस्ट्रो अकाउंट या किसी घरेलू बैंक के उस खाते को कहा जाता है जो किसी विदेशी बैंक में उसी देश की मुद्रा में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भारतीय बैंक एसबीआई का किसी अमेरिकी बैंक सिटी बैंक में अमेरिकी डॉलर में खाता है तो वह एसबीआई का नोस्ट्रो खाता है। नोस्ट्रो खाते विदेशी मुद्राओं जैसे कि अमेरिकी डॉलर में विनिमय और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वास्तव में अमेरिकी डॉलर, यूरो की जैसी मुद्रा होती है जिसका उपयोग देशों के बीच तथा मुद्रा जारी करने वाले देश की सीमाओं के बाहर लेन देन के लिए किया जाता है। जिस प्रकार घरेलू मुद्रा 3 कार्य विनिमय का माध्यम, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय मुद्रा भी इन 3 कार्यों को पूरा करती है। मुद्रा की परिवर्तनीयता: इसका अर्थ है कि किसी देश की मुद्रा को बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। इसके 2 घटक होते हैं: चालू खाता परिवर्तनीय और पूंजी खाता परिवर्तनीयता। चालू खाता परिवर्तनीयता: बिना किसी प्रतिबंध के भुगतान के लिए रुपयों को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्रता। भारत में यह पूर्णतः परिवर्तनीय है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता: बिना किसी बाधा के निवेश से संबंधित लेन देन की स्वतंत्रता। भारत में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीय के लिए उठाए गए कदम: आरबीआई की रणनीतिक कार्य योजना 2024-25। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों का उल्लेख किया था। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: विदेशों में रुपये में खाता खोलने बाद रुपये में ऋण लेने की अनुमति। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों PROI को रुपयों में खाता खोलने और ऋण लेने की सुविधा दी गई।
स्पेक्ट्रा परियोजना। यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बाह्य वाणिज्यिक उधारी और व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग एवं मंजूरी के लिए बनाया गया है, ताकि बाह्य वाणिज्यिक उधारी और व्यापारिक ऋण प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके। भारतीय भुगतान अवसंरचना। भारत के भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ यूपीआई को एकीकृत किया है। साथ ही अन्य देशों में भी यूपीआई लेनदेन का विस्तार किया जा रहा है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन आरबीआई ने एसीयू में रुपये को लेन देन निपटान मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने फेमा विनियम 1999 को उदार बनाया। आरबीआई ने सीमा पार लेन देन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमों का उदार बनाया है। अन्य पहले द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते। श्रीलंका में रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता, रुपये मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी करना जैसे मसाला बॉन्ड इत्यादि। संबंधित सुर्खियों। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। रुपया कार्ड निचले स्तर पर पहुँच गया तथा निरंतर अवमूल्यन की ओर संकेत कर रही है। ईईआर के बारे में। आरईआर किसी देश की मुद्रा के मूल्य को उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के एक बास्केट के सापेक्ष मापता है और फिर इसे सापेक्ष मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है। इसे नाममात्र प्रभावी विनिमय दर नीर को सापेक्ष उपभोक्ता कीमतों के साथ समायोजित करके प्राप्त किया जाता है। रीर बराबर नीर। घरेलू मूल्य सूचकांक, विदेशी मूल्य सूचकांक। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रभाव। उच्च रीर होने पर निर्यात महंगा, आयात सस्ता हो जाता है, जिससे देश की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा घटती है। निम्न रीर यह दर्शाता है कि मुद्रा का अवमूल्यन अंडर वैल्यूड हुआ है, जिससे संभावित रूप से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। विप्रेषण कर। सुर्खियों में क्यों। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विप्रेषणों के बहिर्गमन पर 3.5% कर के प्रावधान वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दी। विप्रेषणों के अंतरण पर उत्पाद शुल्क नामक यह नया प्रस्तावित प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। विप्रेषण के बारे में परिभाषा। किसी अन्य देश में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण कहा जाता है। विप्रेषण अंतर्वाह 2023-24 में बढ़कर 118.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, 2011 की तुलना में 2 गुना। भारत के लिए शीर्ष 5 स्रोत देश। अमेरिका 27.60%, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब और सिंगापुर। भारत के 3 प्राप्तकर्ता राज्य। महाराष्ट्र 20%, इसके बाद केरल और तमिलनाडु। 2024 में विप्रेषण प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है और यह दूसरे स्थान पर रहे मेक्सिको 67 अरब डॉलर से काफ़ी आगे है। भारत के लिए विप्रेषण का महत्व। आर्थिक योगदान 2024-25 में भारत के $1 ट्रिलियन के सकल चालू खाता आवक में विप्रेषण का हिस्सा 10% से अधिक था। व्यापार घाटे को कम करने में सहायक। वित्त वर्ष 2025 में विप्रेषण भारत के $287 बिलियन के कुल व्यापार घाटे का 47% था। वित्त पोषण का स्थिर स्रोत। विप्रेषण भारत में आने वाले कुल एफडीआई से भी ज़्यादा रहा और यह बाह्य फंडिंग का एक स्थायी स्रोत बन गया है। संबंधित सुर्खियाँ। भारत की उदारीकृत विप्रेषण योजना एलआरएस के अंतर्गत विदेशों में शिक्षा के लिए भारत में से विप्रेषण की राशि 8 वर्षों में सबसे कम स्तर पर आ गई है। उदारीकृत विप्रेषण योजना के बारे में। आरंभिया योजना 2004 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत से विप्रेषण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाना था। लाभ। सभी निवासी व्यक्तियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, को किसी भी अनुमेय, चालू या पूंजी खाते के लेन देन या दोनों के संयोजक के लिए प्रति वित्त वर्ष $250,000 तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है। इसके तहत विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह योजना कॉरपोरेट साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। मुक्त व्यापार समझौते।
भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता सुर्खियों में क्यों? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 3 वर्षों की औपचारिक वार्ताओं के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने की घोषणा की। अन्य संबंधित तथ्य: दोनों देशों ने पारस्परिक डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन पर वार्ता करने के लिए भी सहमति व्यक्त की। DCC एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा समझौता है। DCC यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों में आवागमन करने वाले कर्मचारी और उनके नियोक्ताओं को एक समय में केवल एक देश में ही सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान या भुगतान करना पड़े। इससे दोहरी देनदारी से बचाव होगा और व्यापारिक गतिविधियों सरल एवं सुविधाजनक बनेंगी। जो कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी के लिए अस्थायी रूप से अर्थात 3 वर्ष तक कार्य करने के लिए जाते हैं, वे भी इस समझौते के तहत शामिल होंगे। यह व्यवस्था किसी कर्मचारी के उद्देश्य से लाभ पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जहां वह सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करता है। साथ ही UK इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का भुगतान करना भी अनिवार्य रहेगा। भारत के FTA के मुख्य विशेषताएं: शून्य शुल्क बाजार पहुंच: लगभग 99% भारतीय निर्यात पर UK के बाजार में कोई शुल्क ड्यूटी नहीं लगेगा, जो व्यापार मूल्य के लगभग 100% को कवर करता है। दूसरी ओर भारत में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को सुगम बनाना: इस कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले सेवा प्रदाता, व्यवसाय के कार्य से आने जाने वाले लोग, निवेशक, राइट टू वर्क के तहत कंपनियों के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी, उनके जीवन साथी, आश्रित बच्चे, स्वतंत्र पेशेवर जैसे कि योग्य प्रशिक्षक आदि शामिल हैं। UK की कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति: अब UK की कंपनियां भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए आपूर्ति से जुड़ी खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में: FTA ऐसे समझौते होते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किए जाते हैं। इनमें यह तय किया जाता है कि आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी एवं अन्य गैर शुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापार किया जा सके। यह समझौता वस्तुओं जैसे कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद और सेवाओं जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि के व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा IPR जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और अन्य व्यापार समझौतों की पूर्ववर्ती योजना होती है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले 2 भागीदार देशों के मध्य FTA से पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध है। FTA विश्व व्यापार संगठन के मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। व्यापार समझौते का पदानुक्रम: आर्थिक संघ या आर्थिक एकीकरण का चरम स्तर है। इसमें सदस्य देशों के बीच साझा आर्थिक नीतियाँ और एकीकृत संस्थाएँ आदि होती हैं। साझा बाजार: इसमें श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही तथा सामंजस्यपूर्ण तकनीकी मानक सुनिश्चित किए जाते हैं। सीमा शुल्क संघ: सदस्य देशों के बीच परस्पर व्यापार पर शून्य शुल्क होता है तथा शेष विश्व गैर सदस्य देशों के विरुद्ध एक समान बाहरी टैरिफ लागू किया जाता है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता इसमें क्या है? इसमें नियामक मुद्दे, सेवा क्षेत्र, निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और विवाद निवारण जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मुक्त व्यापार समझौता FTA, इसके अंतर्गत अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ शुल्क कम कर दिया जाता है। प्राथमिक व्यापार समझौता, इसमें वस्तुओं की एक सहमत संख्या पर टैरिफ कम किया जाता है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता सुर्खियों में क्यों? भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया। के सदस्य देश इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। उपर्युक्त देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला मुक्त बाजार समझौता है जिसमें विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल की गई हैं। TAPA के तहत
अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने की बाध्यकारी प्रतिस्पर्धा शामिल है। TAPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। बाजार तक पहुंच वस्तुएं। इस समझौते के तहत FTA अपने व्यापक बाजार में बाधा रहित प्रवेश प्रदान करेगा। इनमें भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना भी शामिल है। सेवाएं एवं मोबिलिटी। यह समझौता शिक्षा, IT और व्यावसायिक सेवाओं में निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। यह नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर जैसे पेशेवर सेवाओं में म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट को संभव बनाता है। रसायन और संबद्ध उत्पाद। FTA ने भारत के 95% से अधिक निर्यात पर 0 या कम टैरिफ प्रस्तावित किया है। भारत ने लगभग 80% उत्पादों टैरिफ लाइनों पर बाजार पहुंच प्रदान की है, जो FTA के 95% निर्यात को कवर करती है। निर्यात संवर्धन मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी है। निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में विजन। निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करता है। कुल वित्तीय परिव्यय 25,060 करोड़ रुपये। समय सीमा 6 वर्ष। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक। लक्षित क्षेत्रक। उन क्षेत्रकों को प्राथमिकता से सहायता दी जाएगी जो हालिया वैश्विक प्रशुल्क टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हैं। इसमें वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियर सामान तथा समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रक शामिल हैं। मिशन की संरचना या 2 अलग लेकिन एकीकृत उपयोजनाओं के माध्यम से कार्य करेगा। निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय सहायता या नए बाजारों में विविधीकरण के लिए किफ़ायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित करता है। निर्यात दिशा गैर वित्तीय सहायता या निर्यातकों की बाजार तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने जैसी गैर वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है। कार्यान्वयन एजेंसी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के मुख्य उद्देश्य MSME हेतु बेहनी एवं किफ़ायती व्यापार वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विनियामक अनुपालन एवं प्रमाणीकरण सहायता के माध्यम से निर्यात हेतु तैयारी एवं सक्षम को सुदृढ़ करना, वैश्विक बाजारों में उत्पादों की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना तथा बांड दृश्यता को उत्कृष्ट करना, गैर पारंपरिक जिलों एवं विशिष्ट क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देना। भारत के निर्यात परिदृश्य। सारांश। भारत का निर्यात क्षेत्र वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में 21% का योगदान देता है तथा भारत के कुल निर्यात में 45% योगदान MSME का है। वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत की साझेदारी लगभग 2.5% है। भारत रिजर्व बैंक के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवा 824 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सेवा निर्यात 2024-25 में ऐतिहासिक उच्च स्तर 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना। उद्देश्य तरलता बढ़ाना, बाजार विविधीकरण का समर्थन करना, रोजगार को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करना। कुल ऋण सहायता नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा 100% गारंटी कवरेज के साथ 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त सांपार्श्विक मुक्त ऋण। लाभार्थी MSME और गैर MSME दोनों प्रकार के निर्यातक। कार्यान्वयन एजेंसी NCGTC के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग निगरानी निकाय सचिव DFS की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक नंबर 5 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।